आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन टेस्ट पेपर जो कि आरटीपी इश्यू करता है इंस्टीट्यूट, उसका डिस्कशन। तो आपको क्या करना है, ये पूरा जो भी आरटीपी का सेशन है, पहला रिक्वेस्ट है एक साथ देखना है। आधा आधा करोगे, आधा पीछे छूट जाएगा, मेरे को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है। ठीक है, एक साथ जब भी आपको लगता है टाइम सही है वो टाइम पे बैठ जाओ और आरटीपी को ख़त्म करो। दूसरी बात, अगर कोई भी यहाँ पे मैं जो पढ़ा रहा हूँ आरटीपी में उसमें कुछ भी आपको डाउट वगैरह आता है, तो अगर आपको लगता है कि मुझे इन डिटेल रिवीजन की ज़रूरत है, 28 घंटे का मैराथन डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो कि आपको क्या करना है, हाईली रिकमेंड करता हूँ वो आपको देखना है। उससे पूरा मॉड्यूल से लाइन बाय लाइन आपका रिवीजन हो जाएगा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, अमेंडमेंट्स जीएसटी में अच्छे खासे आए हैं। अच्छे खासे तो नहीं, 2-3 घंटे रिटर्न वाले चैप्टर में अमेंडमेंट आए हैं, बाकी तो ठीक है, नॉर्मल है। वो आपको अमेंडमेंट की लेक्चर के नीचे प्लेलिस्ट डाली है, आपको अमेंडमेंट ज़रूर देखने हैं। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लिए तो कोई बात नहीं। उसके बाद बात करते हैं आगे कैसे बढ़ेंगे। आज हम लोग इनकम टैक्स की आरटीपी को क्या करने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं अच्छे से। हर चीज़ लाइन बाय लाइन हम लोग समझने वाले हैं। एज अटेंडेंस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। उसका फ़ायदा क्या होगा भाई, रीच बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। उससे और नए स्टूडेंट्स जुड़ पाएंगे, उनको भी बेनिफिट होगा, मुझे भी बेनिफिट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर हम लोग क्या करते हैं, मैं आ जाता हूँ आरटीपी पे और स्टार्ट करते हैं रिविजन टेस्ट पेपर को एक्सप्लोर करना। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्टार्ट करेंगे आज हम लोग आरटीपी का डिस्कशन। आरटीपी क्या होता है, रिवीजन टेस्ट पेपर। आपको पता होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट कोई दे रहा है या जिसको इसका इंपॉर्टेंस नहीं पता है, बता देता हूँ। कभी कभी 4 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन सीधा सीधा छप जाएगा इसमें। मेरे केस में बताता हूँ, मेरा एग्जांपल मैं दे रहा था सीए फाइनल एसएफएम का पेपर। एक क्वेश्चन मॉक टेस्ट में से और एक क्वेश्चन आरटीपी में से सीधा सीधा आ गया था। मतलब 16 मार्क्स का कंटेंट आ गया था और मुझे एसएफएम में आ गए थे 80 मार्क्स, थैंक्स टू आरटीपी एंड मॉक टेस्ट। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है चारों सब्जेक्ट में आएगा, पर इसमें मेजॉरिटी क्वेश्चंस तो आपके जो मॉड्यूल वगैरह में होते हैं वही होने वाले हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन नए होंगे तो वो बस प्रैक्टिस करना है, तो भाई क्यों नहीं करना है, ठीक है। अगर आ गया तो कितना मज़ा आ जाएगा। स्टार्ट करें, आरटीपी कर लेते हैं सर। तो कैसे चलेंगे, जैसे अगर आपने लास्ट टाइम का आरटीपी सर, एक तो ये अटेम्प्ट का करना है, एक पिछले अटेम्प्ट का करना है। जैसे पिछले अटेम्प्ट का किया था वैसे ही इस बार भी करेंगे। थोड़ा सा स्पीड फास्ट रहेगा, एक कंसेप्ट भी मिस नहीं होगा, एक लाइन भी मिस नहीं होगा। पर फास्ट कैसे होगा पता है, जो मैं लिखता हूँ ना वो मैं लिख के रख दूंगा। उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो 10 मिनट लगता है लिखने में और समझाने में, वो मैं 2-3 मिनट में समझा दूंगा, तो टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा। क्योंकि मेरा ये विजन है बेसिकली काइंड ऑफ आरटीपी से, कि एग्ज़ाम वाले दिन या वो जब लास्ट रिवीजन करते हैं तभी आरटीपी वगैरह हम प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलता। वो टाइम पे अगर ये वीडियो भी आप 1.5 1.75 के स्पीड से देख लोगे तो आपका लगभग आधे घंटे में पूरा आरटीपी देख के हो जाएगा। करेक्ट है, ठीक है सर। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट डूइंग एनी प्रमोशन काइंड ऑफ, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा फोकस देने वाला हूँ जो एमसीक्यूज रहते हैं स्टार्टिंग में, खास कर ये जो केस सिनारियो वाला एमसीक्यू होता है, क्योंकि ये जो होते हैं इसका आंसर कहीं नहीं दिया होता, सिर्फ ABCD दिया होता है, कैसे आंसर निकला वो नहीं दिया होता। बाकी सबका तो दिया रहेगा, तो हम कर लेंगे, उसका भी पूरा अच्छे से समझाऊंगा। पर इसके ऊपर तो एकदम इन डिटेल हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे। डन डन, स्टार्ट करते हैं। मिस्टर अनिमेश, 5 क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, 5 MCQ है। ये बड़ा सा केस है, केस को समझते हैं क्या लिखा है। मिस्टर अनिमेश है जो कि एक इंडिया का सिटीजन है। इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं है अभी पता नहीं है, पर सिटीजन इंडिया का है, ठीक है। उम्र है उसकी 61 ईयर्स, मतलब अगर ये इंडिया का रेजिडेंट होगा तो ये सीनियर सिटीजन होगा, अदरवाइज ये नॉर्मल पर्सन होगा। है सेटअप इज बिजनेस इन कनाडा, कनाडा में उसका बिजनेस है, ठीक है। और रहता भी कनाडा में ही है सिंस 2009, ठीक है सर। ही ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी इन कनाडा, कनाडा में घर लिया हुआ है। आधा जो है वो खुद के रेसिडेंस के लिए यूज होता है और आधा जो है वो रेंट आउट किया हुआ है। रेंट आता है इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे कैनेडियन डॉलर को, तो 12 लाख तक का रेंट उसको क्या मिल जाता है, इंडिया में मिल जाता है। इतना ये पहले पॉइंट में लिखा हुआ है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट।
फर्स्ट पॉइंट में क्या लिख दिया हम लोग ने, क्या बता दिया, रेक तो 61 ईयर्स उसका एज है, इंडिया का वो सिटीज़न है, 12 लाख रुपए उसका रेंटल इनकम है। तो ये जो रेंटल इनकम है ये फॉरेन का इनकम है बेसिकली। अगर ये जो अनिवेश है ये R&OR होगा, रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से अगर ये R&OR होगा तो ये इनकम टैक्सेबल होगा इंडिया में, अदरवाइज ये नहीं होगा। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट आपको पता होगा सेक्शन 5 के हिसाब से। फिर आते हैं ही परचेज अ फ्लैट इन दिल्ली, उसने दिल्ली में अपना एक घर खरीदा है। तो ये पहले पॉइंट पे कुछ ऐसा महान जानकारी नहीं है, छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया है। ही परचेज अ फ्लैट इन दिल्ली ऑन 13 अक्टूबर 2018 फॉर 42 लाख, 42 लाख का घर लिया है जिसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 35 लाख। ठीक है, जिसके लिए उसे लोन लिया था कैनरा बैंक से 34 लाख का फॉर द परचेज ऑफ दिस फ्लैट। फ्लैट खरीदने के लिए लोन लिया है 34 लाख का और 42 लाख लोन का वैल्यू है, एचडीबी 35 लाख है। इंटरेस्ट कितना भर रहा है लोन पे, 3,14,000 ये साल उसने इंटरेस्ट भरा है और प्रिंसिपल रीपेमेंट किया है 80,000। मतलब ये डिडक्शन आपको मिलेगा सेक्शन 24 ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, मतलब इनकम टैक्स सेक्शन 24 में हाउस प्रॉपर्टी वाला, और ये 80C में आपको 80,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। सिंपल है। Animesh has given this flat on a monthly rent of 32,500। ये फ्लैट को उसने क्या कर दिया है, रेंट आउट कर दिया है, मतलब उसको 32,500 इंटू 12 क्या आ रहा है, GAV आ रहा है। कुछ और तो दिया नहीं, म्यूनिसिपल वैल्यू वगैरह, तो यही GAV मान लिया जाएगा। द एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ दिल्ली फ्लैट इज 40,000। 40,000 रुपया क्या है, म्यूनिसिपल टैक्स है। 40,000 तो जो भी GAV आएगा उसमें से 40,000 रिड्यूस करेंगे जो कि पे कर दिया है इसने, तो NAV आ जाएगा। ठीक है, जब भी वो पेरेंट्स से मिलने आता है तो वो म्यूनिसिपल टैक्स का पेमेंट कर देता है। अनिमेश इंडिया घूमने आता है 124 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। तो यहाँ तक बात करें तो ये दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है। 2-3 पॉइंट ऐसे क्यों करा रहा हूँ, ताकि क्लैरिटी मिलेगा। अगर एक ही साथ इतना बड़ा देखेंगे तो समझ ही नहीं पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है, हाउस प्रॉपर्टी का उसका डिटेल है। थर्ड पॉइंट में उसके रेसिडेंशियल स्टेटस के रिलेटेड कुछ जानकारी लिखा है कि अनिमेश जो है वो इंडिया घूमने आया है 124 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021, और इससे पिछले 4 साल में वो 366 डेज इंडिया में रहा है। ठीक है सर, आगे देखते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस का क्या इसका सीन है। चौथे पॉइंट पे आते हैं। ही हैड हाउस रांची विच वॉज सोल्ड इन May 2017। मई 2017 में उसका एक रांची में घर था जो उसने बेच दिया है अभी फिलहाल। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस हाउस ही रिसीव अरियर रेंट, कुछ पहले कोई डिस्प्यूटेड रेंट था जो अभी उसको मिल गया है 2,96,000 का, जिसके ऊपर पहले टैक्स नहीं भरा है। तो इसका मतलब क्या है, अभी भरना पड़ेगा। 2,96,000 में से स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% निकाल देंगे तो 2,96,000 का 70% आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा। ये चौथे पॉइंट में। ऊपर जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी था वो अलग, ये अलग। पांचवा पॉइंट, ही ऑल्सो डिराइव सम अदर इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021। और कुछ इनकम है। सबसे पहले कनाडा के बिजनेस से उसको 2,75,000 रुपये का इनकम आ रहा है। तो ये तो भाई देखो फॉरेन इनकम है, करेक्ट है। अगर वो इंडिया का R&OR बना, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बना, तो ही ये इंडिया में टैक्सेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। सेकेंड, उसको क्या कैनेडियन बॉन्ड है जिसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है 6,20,000 रुपया, 50% रिसीव इन इंडिया हो रहा है। सेक्शन 5 को याद करो, अगर कोई इनकम इंडिया में रिसीव होती है वो सबके लिए टैक्सेबल है। R&OR, R&NOR, नॉन रेजिडेंट कोई भी हो सबके लिए टैक्सेबल है। तो 3,10,000 रुपये तो सबके लिए टैक्सेबल है, और बचा हुआ 3,10,000 अगर वो R&OR होगा तो टैक्सेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, इनकम फ्रॉम एप्पल ऑर्किड इन नेपाल गिवन ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड ईयरली कॉन्ट्रैक्ट फीस कितना मिल रहा है, 5 लाख रुपए मिल रहा है, और मिल भी नेपाल में रहा है। तो सेम सिचुएशन है, अगर R&OR होगा तो इंडिया में टैक्सेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। पर ये वाला हर केस में होगा, ये वाला पार्ट, एक 3,10,000 रुपये। छठे पॉइंट पे आते हैं। मिस्टर अनिमेश ने 10,000 रुपये का लिस्टेड शेयर बेचा है 480 रुपये में। सेलिंग प्राइस 480 है। इंडियन कंपनी का जो परचेस किया था 5/4/2016 में। ऑब्वियसली बात है, लॉन्ग टर्म में 2016 में खरीदा था, 2020 में बेच रहा है। 100 रुपये में खरीदा था, 480 में बेच रहा है। STT पे किया था दोनों खरीदते और बेचते टाइम, मतलब LTCG 112A यहाँ पे पिक्चर में आ जाता है। LTCG 112A में कोई डाउट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, देख लो, भला हो जाएगा। जिंदगी में जो भी LTCG 112A के रिलेटेड सवाल उठ रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है,
ऑन 31st ऑफ जैन 2018 शेयर का जो प्राइस था, जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हुआ था, वो ये है। हाईएस्ट प्राइस ये है, एवरेज प्राइस ये है, लोवेस्ट प्राइस ये है। अपने को हाईएस्ट प्राइस लेना है 300 रुपये, ठीक है। मतलब आपको प्रिंसिपल याद रखना है, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर देखना होता है, करेक्ट है। बट यहाँ पे फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू और सेलिंग प्राइस का कंपैरिजन होगा, दोनों में से जो लोअर अमाउंट आएगा उसको हायर से कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका केस सिनारियो है। इसके बेसिस से आप क्या करो, कुछ सवालों के जवाब दो हमें। कौन बनेगा करोड़पति खेलेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, व्हाट वुड बी द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर अनिमेश फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, तो निकालते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मैंने बोला था, आपका लिखने का टाइम सेव कर दूंगा। जो मैंने पॉइंट डिस्कस किए हैं वो यहाँ पे मैंने क्या कर दिए हैं, एक्सप्लेन कर दिए हैं शॉर्ट में, ताकि अभी वापस से उधर उधर जाना ना पड़े, इधर ही हम रहे। हाउस प्रॉपर्टी में कनाडा में था, आधा यूज हुई, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे, जो बोला है उतना काम करते हैं। देखो प्रीवियस ईयर 2021 में, मतलब ये साल में वो 124 दिन इंडिया में रहा है, और पिछले 4 साल में वो 366 डेज रहा है। स्टेप 1 क्या होता है रेसिडेंशियल स्टेटस का, 182 डेज रहा है इंडिया में कि नहीं, वो देखना होता है। तो ये केस में 182 डेज रहा है, नहीं रहा है, कैंसिल कर दो। दूसरा स्टेप क्या होता है कि वो 60 डेज ये प्रीवियस ईयर में प्लस 4 साल में 365 डेज, पर ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या लिखा था, याद करो रेसिडेंशियल स्टेटस में, अगर कोई इंडियन सिटीजन, क्या अनिमेश इंडियन सिटीजन है, बिल्कुल इंडियन सिटीजन है, अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया में विजिट करने आता है, या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया में विजिट करने आता है, करेक्ट है, तो उसके केस में सिर्फ 182 डेज ही देखा जाएगा। बट एक्सेप्शन जो था उसमें एक अमेंडमेंट आया था कि अगर उसका इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, प्लस 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 वो क्या पिछले ये प्रीवियस ईयर में 120 दिन से ज्यादा इंडिया में रहता है, प्लस पिछले 4 साल में 365 डेज से ज्यादा रहता है, तो ये रेजिडेंट बन जाएगा और हमेशा R&NOR होगा। क्या बोला, वापस बोलो। देखो नॉर्मली 182 डेज देखो, या रेजिडेंट, या फिर आगे बढ़ो 60 और 365 डेज की कंडीशन में। पर उसमें 2 एक्सेप्शन था, जिसमें दूसरा वाला एक्सेप्शन ये था कि कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया में घूमने आ रहा है, तो वो केस में सिर्फ 182 डेज देखा जाएगा। ये पहले होता था, फिर अमेंडमेंट आया। क्या अमेंडमेंट आया कि वो केस में अगर आपका इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, प्लस आप 120 दिन से ज़्यादा ये साल में रहे हो, प्लस पिछले 4 साल में 365 दिन है उससे ज़्यादा रहे हो, तो आप R&NOR मान लिए जाओगे। तो क्या 15 लाख से ज़्यादा है, मैंने कैलकुलेट किया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही इसका 18 लाख है, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। दूसरा, क्या ये 120 दिन रहा है ये साल, हाँ बिल्कुल 124 दिन रहा है। क्या 365 दिन रहा है, हाँ बिल्कुल 366 डेज रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, R&NOR बन जाएगा। इतना केस क्लियर है, तो यहाँ पे R&NOR विल बी योर राइट आंसर। क्लियर, हाँ सर। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, व्हाट वुड बी अमाउंट ऑफ इनकम टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन हैंड ऑफ अनिमेश। अनिमेश के हाथ में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना टैक्सेबल होगा। देखो 2 डिटेल दी थी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के रिलेटेड। पहला डिटेल ये दिया था कि उसने परचेज किया दिल्ली में फ्लैट, जिसके रिलेटेड 42 लाख उसका वैल्यू है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ये हाउस प्रॉपर्टी का कोई रिलेशन नहीं है इसमें। लोन 34 लाख लिया था, ठीक है, उसका ये मेन कंपोनेंट है। इंटरेस्ट उसका कितना जा रहा है, 3.1 लाख जा रहा है, 14 लाख, जो कि आपका 24 में आ जाएगा डिडक्शन, और 80,000 आपका 80C में आ जाएगा, ठीक है सर। रेंट कितना मिल रहा है, 32,500। कोई अपना प्रवचन मैं नहीं दे रहा हूँ, साथ में कैलसी लो और साथ में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। 32,500 रेंट है 12 महीने का, जो कि 3.90 लाख होता है। उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स लेस कर दो 3.50 लाख, 3.5 लाख, उसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन जाएगा, और ये 3,14,000 भी रिड्यूस हो जाएगा, करेक्ट है। एक तो ये हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है। दूसरा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम अरियर रेंट है, मतलब जो 2,96,000 रुपीज़ पुराना अरियर रेंट था वो आपको मिला था, पहले टैक्सेबल नहीं हुआ था, अभी टैक्सेबल होगा। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन रिड्यूस कर देंगे, तो 2,96,000 का 70%, 207,200 विल बी योर अरियर रेंट का इनकम। तो मैंने ऊपर करके रखा है ताकि टाइम सेव हो जाए बेसिकली।
देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है 3,90,000 है, उसमें से 40,000 म्यूनिसिपल टैक्स लेस हो गया, 3.5 लाख आ गया एनएवी, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, उसमें से इंटरेस्ट 3.14 लाख, तो ये 69,000 का लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा। और यहाँ पे 207,200 वो अरियर रेंट है जो कि आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। नेट 138,200 विल बी योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। समझा? स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो बाद में प्रैक्टिस में काम आएगा। 138,200 विल बी योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? व्हाट अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन वुड अराइज इन हैंड ऑफ मिस्टर अनिमेश ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। कैपिटल गेन कितना आएगा? तो कैपिटल गेन के रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स है, उसके बारे में आ जाते हैं। कैपिटल गेन पॉइंट नंबर 5 था ना। देखो कैपिटल गेन में क्या बोला था ये लोग ने कि जो शेयर बेचा है वो कितने शेयर बेचे हैं? 10,000 शेयर बेचे हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस है 480, कॉस्ट है 100, फेयर मार्केट वैल्यू है 300। तो सेलिंग प्राइस सबसे पहले मैं ले लेता हूँ 480। LTCG 112 है क्योंकि शेयर सेल और परचेज दोनों के टाइम पे STT पे किया था और साथ साथ में लॉन्ग टर्म है। ठीक है, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस 480, रिड्यूस करेंगे कॉस्ट से। और LTCG 112A में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। कॉस्ट जनरली क्या होता है? जनरली होता है आपका जो रियल कॉस्ट है वो और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। बट LTCG 112A में मैंने लॉजिक आपको वीडियो में बताया, डिस्क्रिप्शन लिंक में है। फेयर मार्केट वैल्यू को कंपेयर करेंगे सेलिंग प्राइस से और ये दोनों में से देखेंगे दोनों में से लोअर क्या है। करेक्ट है, तो फेयर मार्केट वैल्यू है 300 और कॉस्ट सेलिंग प्राइस है 480। दोनों में से लोअर क्या है? लोअर है आपका 300 और कॉस्ट क्या है? कॉस्ट है 100। दोनों में से हायर क्या है? 300 है। तो 480 माइनस 300 विल बी 180 विल बी योर गेन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर। तो 18 लाख रुपया क्या आएगा? अमाउंट आएगा। कैसे कैलकुलेट करने का ये कॉस्ट? सबसे पहले स्टेप 1 लिखने का। स्टेप 1 विल बी योर कॉस्ट। स्टेप 2 में आपको क्या करना है? फेयर मार्केट वैल्यू और सेलिंग प्राइस विच एवर इज लोअर करना है। और स्टेप 3 में स्टेप 1 और स्टेप 2 विच एवर इज हायर। ये फॉर्मूला लगा लोगे तो आपका आंसर हर टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका आंसर कितना आ जाएगा? 18 लाख रुपीज। तो ये 18 लाख विल बी योर आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अनिमेश फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 इफ ही डज नॉट ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAC। अगर वो 115 BAC में नहीं आता है तो भाई उसका क्या इनकम होगा? 115 BAC नहीं लेता है तो क्या इनकम होगा? तो इनकम फ्रॉम सैलरी कुछ नहीं था। हाउस प्रॉपर्टी का हम लोग ने ऑलरेडी निकाला है 138 कुछ ऐसा आसपास इनकम था। PGBP कुछ नहीं था। कैपिटल गेन 18 लाख था। IFOS का एक इनकम था वो जो 50% सिंस ये NOR है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो इसके हाथ में 4 इनकम रिसीव इन इंडिया, डीम टू रिसीव इन इंडिया, एक्रू एंड अराइज इन इंडिया, डीम टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया, ये। और 5वीं एक और इनकम टैक्सेबल होती है NOR के हाथ में कि कोई ऐसी फॉरेन की इनकम है जो कि बिजनेस से आई है और बिजनेस सेटअप एंड कंट्रोल इंडिया से हुआ है। करेक्ट है, उसके अलावा कोई इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। तो इस हिसाब से वो IFOS की एक 3.10 लाख की इनकम थी ना, कोई कैनेडियन बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिल रहा था, 50% इंडिया में रिसीव हुआ था। तो ये आपकी क्या होगी? 3 इनकम होगी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, IFOS। उसमें से रिड्यूस कर देंगे हम लोग क्या? 80C का प्रिंसिपल रीपेमेंट हाउसिंग लोन का जा रहा था ना 80,000 रुपये, वो रिड्यूस कर देंगे तो आपका आ जाएगा टोटल इनकम। चलो देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं फास्ट हूँ मुझे पता है, पर आपके गाइडेंस के लिए ये वीडियो बनाया है कि आपको कुछ डाउट ना हो। एक एक चीज़ इन डिटेल करेंगे, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, बाद में आपको ही तकलीफ हो जाएगी। देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 138,200, कैपिटल गेन 18 लाख, IFOS 3,10,000, 22,48,200 माइनस डिडक्शन कर देंगे 80,000, तो 21,68,200 विल बी योर टोटल इनकम। तो 21,68,200, 21,68,200। तकलीफ इन द सेंस कैसे हो जाएगी? अभी आराम से जितना ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है अपने को मन होता है, पर एंड टाइम पे मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि गड़बड़ हो जाती है, फिर टाइम सबसे मेन चीज़ हो जाती है। तो जितना फास्ट निकलेगा उतना बेटर है।
पांचवा पॉइंट है व्हाट वुड बी द टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूटेड इन अ मैनर सो एज टू मिनिमाइज दिस टैक्स लाइबिलिटी। आपको टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है, पर कैसे निकालनी है? ऐसे टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है कि उसकी टैक्स जो है वो मिनिमम आए। सर उसका क्या सॉल्यूशन है? एक 115 BAC से निकालो और एक नॉर्मल प्रोविजन से निकालो। करेक्ट है, दोनों में से जो कम आएगा वो आपका टैक्स लाइबिलिटी होगा। इनकम क्या है देखो, अभी आपको पता होना चाहिए 115 BAC में और नॉर्मल प्रोविजन में क्या फ़र्क है। अपने पास 3 तरीके का इनकम है। हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, हाउस प्रॉपर्टी का जो नॉर्मल इनकम होगा वही 115 BAC का इनकम होगा, क्योंकि 115 BAC में सिर्फ एक रेस्ट्रिक्शन है कि अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। कौन सा प्रॉपर्टी है? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो इंटरेस्ट में कुछ डिडक्शन पे रेस्ट्रिक्शन है, पर यहाँ पे तो लेट आउट प्रॉपर्टी है, कोई तकलीफ नहीं है। कैपिटल गेन में कोई कंपैरेटिव डिफरेंस नहीं है बिटवीन 115 BAC और नॉर्मल प्रोविजन। और तीसरा क्या पॉइंट आता है? IFOS का भी नॉर्मल इनकम है, यहाँ पे भी सेम रहेगा, वहाँ पे भी सेम रहेगा। तो लास्ट क्या डिफरेंस आता है? 80C का जो डिडक्शन है वो नॉर्मल में मिलेगा, पर 115 BAC में जो है वो नहीं मिलेगा आपको। नॉर्मल में तो 80C मिलेगा, पर यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है एक्सेप्ट 2 मिलते हैं। करेक्ट है, तो यहाँ पे ये 3 इनकम और डिडक्शन काउंट होगा, और यहाँ पे ये 3 इनकम ही काउंट होगी, डिडक्शन कुछ नहीं मिलेगा। तो देखते हैं टैक्स लाइबिलिटी कैसे आता है। टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर आता है, तो इन नॉर्मल केस टोटल इनकम आपका कितना था? हम लोग ने ऊपर ही निकाला है 2168,200, और 115 BAC वाले केस में 2168,200 तो ऐसे ही रहेगा, उसमें जो हाउसिंग लोन का रीपेमेंट किया था वो ऐड हो जाएगा। करेक्ट है, 2248,200। तो सबसे पहले नॉर्मल हिसाब से टैक्स लाइबिलिटी निकाल लेते हैं। वो जो भी इनकम था उसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का क्या टैक्स रेट होता है? 10% इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख। 18 लाख रुपया क्या है इनकम है, उसमें से 1 लाख रुपया निकाल दो, तो 17 लाख पे 10% विल बी योर टैक्स रेट, दैट विल बी 1.70 लाख। करेक्ट है, ये टैक्स अमाउंट आ गया। 18 लाख में से 1 लाख निकाल दिया, 17 लाख है, मल्टीप्लाई बाय 10% कर दिया, 1.70 लाख। अदर इनकम की बात करें तो वो टोटल इनकम में से 18 लाख निकाल देंगे तो 368,200 रहेगा। यहाँ पे आपके गलती होने के पूरे चांस है। ये असेसी जो है वो R&NOR है। करेक्ट है, रेजिडेंट है, एज 61 से ऊपर है, तो ये क्या मान लिया जाएगा? एज 60 साल से ऊपर है, और वो क्या है? रेजिडेंट है, तो सीनियर सिटीजन माना जाएगा। 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं आएगा। 68,200 के ऊपर 5% टैक्स आएगा, दैट विल बी 3410। और LTCG तो हम लोग ने यहाँ से निकाला ही था, 1,70,000, टैक्स विल बी 173,410। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इस पे 4% लगा दो, 6,936 विल बी HEC, तो टोटल टैक्स आपका 180,350 आ जाएगा। अभी आते हैं 115 BAC के ऊपर। 22,48,200 इनकम होगा, उसमें से 1,70,000 तो सेम रहेगा, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और बची हुई इनकम 448,200 है। उस यहाँ पे सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन कुछ नहीं होता, नॉर्मल सिटीजन होता है। तो 2,50,000 से लेके 4,48,200 तक 5% टैक्स रहेगा, दैट विल बी 9,910। यहाँ पे टैक्स था 3,410, तो ऑब्वियसली बात है ये लोअर है, तो ये बेनिफिशियल है। 180,350 सिंपल है, 180,350 C विल बी योर आंसर। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। बड़े बड़े MCQs हो गए, अभी छोटे छोटे MCQ है। 6th टॉपिक TDS के रिलेटेड है। मिस्टर T, एन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अर्न डिविडेंड इनकम ऑफ ₹4,500 फ्रॉम एन इंडियन कंपनी विच वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 1/10/20 एंड पेड इन कैश में दिया है टू मिस्टर T। मिस्टर T को, जो रेजिडेंट है इंडिया का, डिविडेंड मिला है कोई इंडियन कंपनी से जो कि डिक्लेयर हुआ है 1/10/20, अमाउंट है 4,500 रुपया। व्हाट आर द टैक्स इम्प्लीकेशन? सेक्शन 194 TDS ऑन डिविडेंड की बात करता है। अगर आप 5,000 रुपये से ज़्यादा डिविडेंड देते हो, कहाँ देते हो, किसको देते हो? कोई भी जिसको डिविडेंड मिलना चाहिए था उसको देते हो, ठीक है। तो टैक्स का रेट क्या रहेगा? TDS का रेट रहेगा 10%, बट अगर वो कोविड पीरियड में रहेगा तो 7.5% रेट रहेगा। ये कोविड पीरियड है, बिल्कुल कोविड पीरियड है। तो सर यहाँ पे तो अमाउंट 4,500 है, तो TDS कटेगा? हाँ कटेगा, क्योंकि वो 5,000 वाला लिमिट कहाँ पे है पता है? अगर आपने वो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट वगैरह दिया है तो 5,000 वाला लिमिट है, नहीं तो वो लिमिट नहीं लगेगा। तो यहाँ पे TDS कटेगा, बिल्कुल कटेगा। कितना कटेगा?
जो भी अमाउंट रहेगा उसके ऊपर 7.5% का TDS कटेगा और टैक्स किसको भरना पड़ेगा बाद में, मिस्टर टी को, उसको डिडक्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है सच डिविडेंड इज टैक्सेबल इन हैंड ऑफ मिस्टर टी, बिल्कुल टैक्सेबल होगा और इंडियन कंपनी को TDS काटना पड़ेगा एट 7.5%, सही लग रहा है। सेकंड, सच डिविडेंड इज टैक्सेबल इन हैंड ऑफ मिस्टर टी, बिल्कुल इंडियन कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS एट 10%। 10% तब करना होता अगर कोविड पीरियड में नहीं होता। सच डिविडेंड इज टैक्सेबल इन हैंड ऑफ मिस्टर टी, बिल्कुल। हाउएवर इंडियन कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS क्योंकि अमाउंट 5,000 नहीं क्रॉस कर रहा है, ये भी सही है पर तब जब ये कैश में नहीं पे किया हुआ था तो। और डी पॉइंट क्या बोलता है, सच डिविडेंड इज एग्जेम्प्ट इन हैंड ऑफ मिस्टर टी, भाई ये कोई पुराने जमाने में एग्जेम्प्ट होता था, पुराना मतलब 2 अटेम्प्ट पहले, अभी टैक्सेबल होता है। तो आंसर विल बी ए। 7वें पे आते हैं, मिस्टर एक्स इज अ वर्किंग पार्टनर एंड मिस्टर वाई इज नॉन वर्किंग पार्टनर। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म है XYZ में, एक्स और वाई पार्टनर है। XYZ पार्टनरशिप फर्म सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट, इनका टैक्स ऑडिट चालू है अंडर सेक्शन 44AB। ठीक है, ऑडिट कराना पड़ेगा। व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर मिस्टर, ड्यू डेट पूछा, ड्यू डेट देखो 3 होती है, जनरल सबके लिए 31 जुलाई होती है, बाकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वालों के लिए 30 नवंबर होती है और 3 लोगों के लिए 30th ऑफ क्या होती है, याद करो, 31st ऑफ अक्टूबर। पहले सितंबर होती थी, अमेंडमेंट आया था, अक्टूबर होती है। ठीक है सर, किन 3 लोगों के लिए, पहला कोई भी कंपनी है, दूसरा कोई भी ऐसा एसोसिएट जिसका ऑडिट हो रहा है चाहे इनकम टैक्स में या कोई भी कानून में, तीसरा कोई ऐसा पार्टनर है जिसकी पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट हो रहा है। वहां पे कुछ नहीं लिखा वर्किंग नॉन वर्किंग, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है। तो उस हिसाब से दोनों को क्या कराना पड़ेगा और अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा 31 ऑफ अक्टूबर तक। ये अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन है, तो 31 जुलाई नहीं, 31 अक्टूबर फॉर बोथ, यस। क्वेश्चन नंबर 7 डन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं जो कि थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, स्टार मार्क करो, मजा आएगा, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। आपको 80 CCD की अच्छी खासी इंप्लीकेशन पूछ ली है यहाँ पे। अर्पित है जो कि एम्प्लॉय है कहाँ का, MNO लिमिटेड का, जिसने कंट्रीब्यूट किया है 1,61,280 टुवर्ड NPS। ठीक है, अपने नेशनल पेंशन स्कीम 80 CCD 1 में क्या किया है, इतना अमाउंट डिपॉजिट किया है और सिमिलर अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है उसके एम्प्लॉयर ने, कितना 161,280। बेसिक सैलरी कितना है, 80,000 रुपये पर महीना। DA कितना है 40%, मतलब 32,000 DA है और 80 आपका सैलरी है, तो कितना होगा 112 पर मंथ सैलरी है। ठीक है, ही ऑल्सो पेड 55,000 टुवर्ड LIC प्रीमियम 80C वाइफ के लिए और खुद के लिए, और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है 35,000 का बाय क्रॉस चेक फॉर हिज मदर बीइंग सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन को 50,000 तक का मेडिक्लेम में डिडक्शन मिल जाएगा, 35,000 है, क्रॉस चेक है, चलेगा, सिर्फ कैश नहीं चलता, बाकी कुछ भी चलता है। डन। हाउ मच डिडक्शन इज अवेलेबल अंडर चैप्टर 6A वाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अर्पित, कितना मिलेगा डिडक्शन। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं 80C में, यहाँ पे मैंने नीचे लिख के रखा है, उससे आपको अच्छे से समझेगा ज़्यादा। देखो एक सेक्शन होता है जिसका नाम होता है 80CCE, 80CCE, जिसमें मैक्सिमम लिमिट दिया है, आप 1.5 लाख रुपए तक डिडक्शन ले सकते हो 80C का, 80CCC का और 80CCD 1 का, सिर्फ 80CCD 1। 80CCD 1 का मतलब होता है एम्प्लॉय अपने बिहाफ पे क्या करता है, कंट्रीब्यूशन करता है NPS में। ठीक है, तो 80C में 55,000 LIC का इसको मिल जाएगा और 80CCD 1 में 1,50,000 माइनस 55,000 विल बी 95,000 आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका 1.50 लाख पूरा क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। एक और प्रोविजन है 80CCD 1B, जो क्या बोलता है आपको एडिशनल 50,000 रुपए का हम क्या देंगे, 80CCD में डिडक्शन देंगे, NPS में डिडक्शन देंगे। तो अगर आप देखोगे इसने टोटल कितना कंट्रीब्यूशन किया था, 1,61,280 किया था, इसमें से 95,000 तो यूज हो गया, पर अभी तक उसका कुछ तो बचा हुआ है ना, अनएग्जॉस्टेड पोर्शन है, वो 50,000 हम यहाँ पे ले सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर यहाँ पे एग्जॉस्टेड ना हो तो अपने जेब से पैसा भर के डिडक्शन ले ले, या फिर अगर पड़ा हुआ है तो वो 80CCD 1B में ले सकता है 50,000 का डिडक्शन। ठीक है, थर्ड 80CCD 2 करके एक कंसेप्ट होता है जो कि आपका एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात करता है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपके लिए क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो उसके केस में क्या बोला जाएगा, 80CCD 2 में डिडक्शन मिलेगा। कितना मिलेगा, सबसे पहले ये समझो कितना अलाउड होता है। तो जो आपका बेसिक सैलरी है प्लस जो आपका DA इन टर्म है
उसका 10% जो होता है वो ही उतना ही मैक्सिमम एम्प्लॉयर का काउंट होता है और उतना ही आपको डिडक्शन मिलेगा। तो 80,000 आपका बेसिक था प्लस 32,000 आपका क्या था, 80,000 प्लस 32,000 आपका डीए था, मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेंगे तो 13,44,000 आएगा। उसका 10% क्या अलाउड हो जाएगा, 80 CCD 2 में अलाउड हो जाएगा, समझा। और लास्ट में 80D मेडिक्लेम 35,000 हो जाएगा। तो ये सब काउंट कर लो, सबसे पहले 1,50,000, फिर 50,000, फिर 1,34,400 प्लस 35,000, दैट विल बी 369,400। तो ये बी आंसर हो जाएगा। टेक्निकल थोड़ा सा है, मतलब 80 CCD का गेम अगर आपको आता है तो ये आंसर कर सकते हो, नहीं आता तो नहीं कर सकते। तो भाई 80 CCD समझना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही छोटा सा इजी सा क्वेश्चन है, एक पिछले टाइम अमेंडमेंट आया था उसके रिलेटेड है ये भी। एक प्रॉपर्टी है जो 1/4/1995 को एक्वायर की थी, कितने में की थी, 20 लाख में, जो कि बेची कितने में है, 80 लाख में बेची है, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन ट्रांसफर 85 लाख है, तो 80 लाख मल्टीप्लाई बाय 110% 50 से याद करो तो कितना आ जाएगा, 88 लाख आ जाएगा। तो 88 लाख से कम है तो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या, 80 लाख ही रहेगा। फेयर मार्केट वैल्यू कितना है, 25 लाख है, पर स्टैम्प ड्यूटी कितना है, 22 लाख रुपए है। तो यही कंफ्यूजन था पहले, मतलब कैसा होता था, फेयर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट 20 लाख और 25 लाख विचेवर इज हायर लिया जाता था। अभी ये 25 लाख को कंपेयर किया जाएगा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, और मैक्सिमम आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जितना ही ले सकते हो, मतलब 22 लाख ले सकते हो। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 80 लाख माइनस आपका क्या हो जाएगा, 22 लाख इंटू 301 डिवाइड बाय 100, ये कॉस्ट जो आएगा आपका कैपिटल के, लॉन्ग टर्म कैपिटल के। 10वां क्या है, मिस्टर विकास को क्या मिला है, गोल्ड रिंग मिला है वर्थ ₹60,000 ऑन द ओकेजन ऑफ डॉटर्स वेडिंग फ्रॉम हिज बेस्ट फ्रेंड मिस्टर विष्णु। बेटी की शादी में गिफ्ट मिला है, बेटी की शादी में गिफ्ट मिला है तो एग्जाम नहीं होगा, खुद की शादी में गिफ्ट मिलेगा तो एग्जाम्ट होगा, करेक्ट है। और मिस्टर विष्णु ऑल्सो गिफ्टेड है, मतलब एक तो विष्णु ने किसको गिफ्ट किया, विकास को गिफ्ट किया, और एक गिफ्ट किया काव्या को जो कि उसकी बेटी है, काव्या को गिफ्ट किया जो कि उसकी बेटी है। तो काव्या की तो खुद की शादी है ना, तो काव्या के हाथ में एग्जाम्ट हो जाएगा और इसके हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, सिंपल है। तो यस द गिफ्ट ऑफ गोल्ड रिंग एंड गोल्ड चेन इज 56/10 के ऊपर क्वेश्चन है। गिफ्ट ऑफ गोल्ड रिंग एंड गोल्ड चेन इज टैक्सेबल इन हैंड ऑफ मिस्टर विकास एंड मिस काव्या रिस्पेक्टिवली, नहीं। सच गिफ्ट्स आर नॉट टैक्सेबल इन हैंड ऑफ मिस्टर विकास, नहीं। वैल्यू ऑफ गोल्ड रिंग इज टैक्सेबल इन हैंड ऑफ विकास बट वैल्यू ऑफ गोल्ड चेन इज नॉट टैक्सेबल इन हैंड ऑफ काव्या, सी इज करेक्ट आंसर 10 का। तो यहाँ पे अपने सब MCQs हो चुके हैं जो कि हम लोग ने अच्छे से समझे हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए। और नेक्स्ट अभी स्टार्ट करते हैं हम क्या, तो आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, अगर आप करने बैठोगे तो आपका 1 मिनट के अंदर इसका आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात है ही नहीं, ठीक है। बट ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ क्या होती है कि हम प्रेजेंट कैसे करें, वो सबसे बड़ी तकलीफ हो जाती है। अभी मैं आपको कराऊंगा, मैं 1 मिनट में इसका आंसर निकाल दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पर तकलीफ, मेन तकलीफ कहाँ होगी पता है, मेन तकलीफ होगी कि भाई इसको प्रेजेंट कैसे करें। तो मैं उसका वे कुछ बताने की ट्राई करूंगा, आपके जैसे मॉड्यूल में लिखा हुआ है उस हिसाब से। तो स्टार्ट करेंगे। मेसर्स राजवीर अ प्रोप्राइटरशिप फर्म हैज़ अ 2 यूनिट्स, नेमली यूनिट एक्स है, यूनिट वाई है। यूनिट एक्स जो है वो लोकेट कहाँ है, SEZ में है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और वाई कहाँ है, DTA में है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 20 and 21। क्लियर है इतना, हाँ सर इतना क्लियर है। देखो तो यूनिट वाई आपका DTA है और मेसर्स राजवीर मतलब टोटल इसका दिया हुआ है, मतलब x प्लस वाई ये टोटल है, और ये फिर हम लोग ने क्या निकाल दिया, x निकाल दिया, SEZ। देखो यूनिट y का सेल्स कितना है, 50 लाख, टोटल इसका सेल्स कितना है, 85 लाख। तो यूनिट x का सेल्स कितना होगा, 35 लाख होगा। 28 लाख रुपीज़ क्या है, एक्सपोर्ट सेल्स है यूनिट y का। टोटल एक्सपोर्ट सेल्स कितना है, 55 लाख। तो यूनिट x का कितना होगा, 27 होगा। ऐसे करके हम लोग ने इसमें से लेस किया राजवीर से y को, तो अपना यूनिट x आ गया। तो अभी समझो प्रोविजन क्या है। प्रोविजन है एक सेक्शन है 10AA, आपके चैप्टर नंबर 3 में दिया हुआ है, जो एग्जाम्प्ट इनकम है ना। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पिछले कुछ टाइम से तो मैं देख रहा हूँ एग्जाम में लोग पूछते हैं इसके बारे में, और इम्पॉर्टेंट है, और 10 मिनट का कंसेप्ट है, रिवीजन करने बैठोगे तो
ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं 10AA में क्या बोला है। 10AA में बोला है कि अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मैन्युफैक्चरिंग या कोई सर्विस का एक्सपोर्ट वगैरह करते हो तो हम आपको डिडक्शन देंगे। डिडक्शन कैसे देंगे? 3 फेज में देंगे। सबसे पहले फेज में हम क्या करेंगे, फर्स्ट 5 ईयर्स, सेकेंड फेज में नेक्स्ट 5 ईयर, थर्ड फेज में उसका नेक्स्ट 5 ईयर। फर्स्ट 5 ईयर में 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट लेके जाओ, आपका डिडक्शन। सेकंड में 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट लेके जाओ, डिडक्शन। थर्ड में 50% और री इन्वेस्टमेंट रिजर्व विच इज लोअर लेके जाओ, आपका डिडक्शन। ठीक है, तो सर डिडक्शन कितना मिलेगा? ये केस में अगर हम आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो पता चलेगा अपने को कि टोटल सेल्स कितना हुआ है। टोटल सेल्स जो हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2021 में, उसमें फ्रेट जो है वो 5 लाख रुपया इंक्लूड है। तो मैंने आपको 3 एक्सपेंस बताए थे। फिट एक्सपेंस, F यानी फ्रेट, I यानी इंश्योरेंस, T यानी टेलीकम्युनिकेशन। ये अगर इंक्लूड है तो अपने को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो निकाल देंगे, कोई बात नहीं। बोथ द यूनिट्स वर सेटअप एंड स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम 20/6/2017। मतलब प्रीवियस ईयर 17-18 से स्टार्ट हुआ है, हम खड़े हैं 2021 में। तो ये क्या है, फर्स्ट 5 ईयर का गेम चल रहा है। करेक्ट है, तो कितना डिडक्शन मिलेगा? 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का डिडक्शन मिल जाएगा। तो सर 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का तो डिडक्शन मिलेगा, पर एक्सपोर्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है वो बताओ। तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट का मतलब होता है आपके यूनिट का नॉर्मल प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट है, उसको मल्टीप्लाई करो एक्सपोर्ट टर्नओवर से, उसको डिवाइड करो टोटल टर्नओवर से। करेक्ट है, मतलब हम एक रेशियो निकाल रहे हैं, जो पूरा प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं एक्सपोर्ट टर्नओवर से, उसको डिवाइड कर दे रहे हैं टोटल टर्नओवर से। इतना क्लियर है? हाँ सर। तो यहाँ पे अगर हम यूनिट एक्स में देखेंगे तो टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है? 6 लाख रुपए है। करेक्ट है। एक्सपोर्ट सेल्स कितना है? 27 है। और टोटल सेल्स कितना है? 35 है। पर ये 27 में 5 फ्रेट है और ये 35 में भी 5 फ्रेट है, तो ये अपने को निकाल देना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट 6 है, मल्टीप्लाई बाय 22, 27 माइनस 5 डिवाइड बाय 30, 6 इंटू 22 डिवाइड बाय 30 कितना आएगा? 4.4 लाख, 4,40,000 रुपये आपको क्या मिल जाएगा? 100% इसका डिडक्शन मिल जाएगा 10AA में। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल। तो डिडक्शन कितना मिलेगा? 4,40,000 डिडक्शन मिलेगा। हो गया, आंसर यही है। कितना? 2 मिनट, तो वो तो मैंने सब समझाया है। तो अगर आपको कंसेप्ट पता है तो 40 सेकंड का काम है ये आंसर निकालना। तो अभी प्रेजेंट कैसे करना है? तो प्रेजेंट के लिए सबसे पहला आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा कि एज पर सेक्शन 10 है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो SEZ में या सर्विस वाला काम करते हो तो आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा इनकम टैक्स में। डिडक्शन 3 लेवल पे मिलेगा। फर्स्ट 5 ईयर में 100%, सेकेंड 5 ईयर में 50%, थर्ड नेक्स्ट 5 ईयर में, उसके लास्ट 5 ईयर्स में 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, या फिर स्पेशल रिजर्व में जो भी पैसा डालते हैं लोअर वाला। उसके बाद अपने को नोट लिखना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा कि सिंस ये बिजनेस स्टार्ट हुआ है 20/6/2017 को, तो ये फर्स्ट 5 ईयर्स में है, तो यहाँ पे अपने को कितना मिलेगा? 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। फिर आपको लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। करेक्ट है, तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट का मतलब होता है नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय ये डिवाइड बाय वो। उसके बाद ये जो कंडीशन है फ्रेट वाली आपको लिखना पड़ेगी कि फ्रेट, इंश्योरेंस और टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन एक्सपोर्ट टर्नओवर, सो सेम विल नॉट बी इंक्लूडेड इन टोटल टर्नओवर। ये वाला पॉइंट देखो। फिर उस हिसाब से लिखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में 5 लाख का फ्रेट है तो वो इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद अपना नॉर्मल कैलकुलेशन करो, तो एटलीस्ट एक पेज का तो आंसर होना चाहिए। और पेज ऐसा मत बोलना कि हम तो सर प्रोफेशनल स्टूडेंट है, हमारी ज़िंदगी में पेजेस वगैरह मैटर नहीं करते। भाई चेक करने वाला पेपर नॉर्मल बंदा है, आपके जैसा, मेरे जैसा, जिसका साइकोलॉजी क्या रहेगा, पेपर जैसे ही उसके हाथ में आएगा या जो भी PC पे आएगा वो जैसे भी चेकिंग करेगा, पहले 3 क्वेश्चन बहुत वेल प्रेजेंटेड होने चाहिए, बहुत अच्छे, जितनी आप में कैपेसिटी है अच्छे से प्रेजेंट करने की उतनी प्रेजेंट करो। उसके बाद ठीक है भाई, टाइम का भी अपने को ध्यान रखना होता है। जितना अच्छे से ज़्यादा लिख सको, ज़्यादा मतलब कुछ भी नहीं फेंकना है, पर जैसे मैंने अभी आपको बताया, फैक्ट बताओ, प्रोविज़न बताओ, उसको मर्ज करके आंसर लिखो। उससे क्या होगा? थोड़ा बड़ा होगा और उसको लगेगा हाँ भाई कुछ तो अच्छे से लिखा है। करेक्ट है, तो वो सब मैटर करता है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। आंसर देखते हैं। यहाँ पे देखोगे तो अगर RTP में थोड़ा सा मुझे लगता है वो शॉर्टकट में आंसर दिया है, पर अगर आप मॉड्यूल में देखोगे तो वहाँ पे इन डिटेल आंसर दिया है।
मॉड्यूल में भी ऐसे क्वेश्चन है 10AA पे, हम लोग ने क्लास में किए थे। मेरा टेस्ट 1 जो था क्लास का एकदम इजी वाला, उसमें ये क्वेश्चन इंक्लूड थे। असेसमेंट ईयर 21-22 जैसे कि उसका चौथा साल है, तो यहाँ पे क्या होगा, 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का क्या मिल जाएगा, रिडक्शन मिल जाएगा, बस वही लाइन लिखा है। यहाँ पे बता दिया है यूनिट एक्स का जो हम लोग ने निकाला था वो यहाँ पे भी निकाल दिया है। एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है, नॉर्मल सेल्स जितना है 27, उसमें से 5 लेस कर दिया, टोटल टर्नओवर नॉर्मल सेल्स माइनस 5 लेस कर दिया, तो बस वही किया, 22 डिवाइड बाय 30 इंटू 6 लाख, 6 लाख इंटू 22 डिवाइड बाय 30 इंटू 100%, दैट विल बी 4.4 लाख। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये देखो ये है बहुत इजी, पर इसको अच्छे से अगर प्रेजेंट करके आ जाओगे तो तुम जीत गए। अगर प्रेजेंटेशन में ऊपर नीचे हो गया, आंसर सही भी हो गया तो भी वो कम मार्क्स देगा, ये फॉर श्योर है। तो प्रोविजन लिखना है, इंटरप्रिटेशन लिखना है, उसको मर्ज करना है, सब कुछ करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12, मिस आरती, ये बेसिकली मोटा मोटी सेट ऑफ का क्वेश्चन है, जो सेट ऑफ के अपने मॉड्यूल में क्वेश्चन दिए हुए ना वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है। मेजर एडजस्टमेंट सब सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के हैं, उसके साथ साथ अभी कुछ हाउस प्रॉपर्टी दिया है तो कंप्यूट तो करना पड़ेगा, तो वो वाली चीज़ है। मेजर क्या काम करना है इसमें, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का काम करना है। मिस आरती, अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अर इनकम लॉसेज द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, सबसे पहले दिया है इनकम फ्रॉम सैलरी, जो कंप्यूट किया है, मतलब आपको इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या नहीं करना, रिड्यूस नहीं करना। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया है, लेट आउट, एनएवी दिया हुआ है, मतलब म्यूनिसिपल टैक्स तो है बट वो 30% का डिडक्शन नहीं रिड्यूस किया है, और दूसरा क्या रिड्यूस नहीं किया, कुछ इंटरेस्ट है तो वो रिड्यूस नहीं किया। फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म इन विच सी इज अ पार्टनर, कोई पार्टनरशिप फर्म में वो पार्टनर है, वहां से इसको क्या मिल रहा है, शेयर मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा इसके हाथ में, ये तो टैक्सेबल ही नहीं होगा। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर सेक्शन 35AD, 35AD यानी स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के गेन के साथ ही सेट ऑफ हो सकता है, और दुनिया के कोई भी गेन से नहीं सेट ऑफ हो सकता। तो ये 67,000, अगर आगे कोई स्पेसिफाइड बिजनेस का गेन होगा तो 35AD के 14 बिजनेस का गेन होगा तो उसके सामने सेट ऑफ होगा, नहीं तो ये सीधा सीधा कैरी फॉरवर्ड की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस बिफोर एडजस्टिंग द फॉलोइंग आइटम, टेक्सटाइल का आपका बिजनेस है, उससे आपकी ये इनकम आई है 3,30,000, पर उसमें से ये चीज़ें सेट ऑफ नहीं की है, करंट ईयर डेप्रिसिएशन नहीं किया है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस नहीं किया है, और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन नहीं किया। तो रैंकिंग, किस रैंकिंग से आपको ये रिड्यूस करना पड़ेगा, सबसे पहले करंट ईयर डेप्रिसिएशन, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, और लास्ट में अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये अलग ही चीज़ है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अनलिमिटेड टाइम तक चलता है, भले ही आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सेट ऑफ कर सकते हो, आप सैलरी को छोड़ के और कोई हेड के साथ इसको सेट ऑफ कर सकते हो, कैपिटल गेन से भी कर सकते हो, मतलब ये थोड़ा सा अलग ही अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की इज्जत है इनकम टैक्स में। तो यहाँ पे ये यहाँ से लेके यहाँ तक पीजीबीपी के कुछ पॉइंट है, तो पहला पॉइंट तो सीधा निकल जाएगा एग्जेम्प्ट, दूसरा पॉइंट सीधा निकल जाएगा क्योंकि कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा, सेट ऑफ हो ही नहीं सकता। यहाँ पे कुछ अपने को थोड़ी सी मगजमारी करनी होगी, देखेंगे आगे। फिर यहाँ पे दिया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डिबेंचर, आपने कुछ डिबेंचर बेचे अनलिस्टेड कंपनी के, वहाँ पे आपको क्या हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 1.5 लाख रुपए का। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ आपको ऐसे इक्विटी शेयर बेच के जिसमें एसटीटी आपने नहीं पे किया था। ठीक है, तो ये 1.5 लाख का लॉस हुआ। दोनों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और तीसरा भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। आप क्या कर रहे हो, आपने कोई स्टॉक एक्सचेंज जो में कोई शेयर जो क्या है रिकॉग्नाइज है, ठीक है, उसको बेच के आपने प्रॉफिट कमाया है 2.5 लाख रुपए का। तो देखो इसमें 20% टैक्स लगेगा फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में कितना टैक्स लगेगा, सेकंड वाला तो लॉस है, और थर्ड वाले में कितना टैक्स लगेगा, 10% इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, एसटीटी भी पे कर दिया है और रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से हुआ है, तो 10% इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख 1128 टैक्स लगेगा। तो देखो ये अपना लॉस है, इसको हम या तो इधर से सेट ऑफ इधर कर सकते हैं, इसको एडजस्ट, या नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऊपर एडजस्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर ये जिंदा रहा तो ये 20% अपने से टैक्स लेगा, और अगर ये जिंदा रहा तो अपने से कितना परसेंट टैक्स लेगा, 10% टैक्स लेगा। तो भाई 20% को निकालो, 10% भर देंगे। ठीक है, तो ये हम क्या कर लेंगे, सेट ऑफ कर लेंगे। तो ये 1,50,000 1,50,000 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
करेक्ट है। इसका क्या करना है आगे देखते हैं। फिर आपको डिविडेंड मिला है यूटीआई के यूनिट से, यूटीआई के आपके कोई यूनिट थे, उससे डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 1,15,000 रुपया, और रीपेमेंट किया है आपने हाउसिंग लोन का फ्रॉम शेड्यूल बैंक 4,85,000, जिसमें 3,28,000 आपका इंटरेस्ट का कंपोनेंट है, 3,28,000 ऊपर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी था ना, उसमें से रिड्यूस हो जाएगा। और बचा हुआ रिमेनिंग जो कि 1,57,000 होगा, वो क्या होगा, प्रिंसिपल रीपेमेंट, जो कि आपको एटीसी में क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा, मतलब 1.5 लाख तक डिडक्शन मिल जाएगा आपको। तो कंप्यूट करो ग्रॉस टोटल इनकम किसका, आरती का जीटीआई निकालना है, जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है, एंड असर्टेन द अमाउंट ऑफ लॉस, जो आपको लॉस आ रहा है दैट कैन बी कैरी फॉरवर्ड। कौन सा, एक तो लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस का तो सीधा कैरी फॉरवर्ड करना ही है, और कौन सा है देखेंगे आगे। मिस आरती जो है वो हमेशा अपना रिटर्न टाइम पे फाइल कर देती है, ड्यू डेट से पहले पहले, और उसने 115 बीएससी नहीं लिया, ठीक है सर। तो सबसे पहले तो भाई देखो सिंपल वाले हेड पे आते हैं। यहाँ पे मैंने देखो कुछ लिख के रखा है, इनकम फ्रॉम सैलरी आपका 8,20,000 है, हाउस प्रॉपर्टी का कंपटीशन करते हैं स्टार्ट। देखो आपका एनएवी दिया हुआ है 1,20,000, सबसे पहले उसमें से 30% क्या करो, रिड्यूस कर दो, तो 1,20,000 का 30% विल बी 36,000। और दूसरा क्या रिड्यूस करना है सर, दूसरा आपको रिड्यूस कर देना है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, दैट विल बी 3.28 लाख था, करेक्ट है। तो प्लस 3,28,000 माइनस 1,23,000, तो आपका लॉस आ जाएगा 2,44,000 का। इतना क्लियर है, ये तो सिंपल सी चीज़ है ना। तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है, 2,44,000। तो इसमें से हम लोग 2 लाख तो सीधा सीधा सैलरी के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का इंटर हेड एडजस्टमेंट, मतलब एक हेड से दूसरे हेड के साथ एडजस्टमेंट मैक्सिमम 2 लाख ही हो सकता है। तो यहाँ पे 2 लाख हम क्या कर देंगे, सेट ऑफ कर देंगे, और 44,000 क्या कर देंगे, सीधा कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। डन। अभी तक सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी का हो गया, सैलरी में शायद आगे कुछ और आएगा तो हम देखेंगे, अभी तक तो कुछ नहीं आया। कैपिटल गेन की बात करें तो ये दोनों तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ सेट ऑफ हो जाएंगे, 1,50,000 1,50,000 बचा, ये 2,50,000 देखेंगे आगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पड़ा है 1,15,000 डिविडेंड। अभी आ जाते हैं पीजीबीपी के वो वाले पार्ट में। तो देखो इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस कितना है, 3,30,000 है। इसमें से सबसे पहले मैं करंट ईयर डेप्रिसिएशन लेस कर देता हूँ, तो कितना आता है, 3,30,000 माइनस 53,000, दैट विल बी 2.77 लाख। उसके बाद मैं रिड्यूस कर दूंगा 1,90,000 का ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस। अगर मैं ये भी लेस कर देता हूं तो आपका आ जाता है 87,000 का प्रॉफिट अभी तक है। अभी 87 का प्रॉफिट है, और सामने अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना है, 1,85,000। तो ये एक तो इसके सामने हो सकता है, करेक्ट है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन सैलरी को छोड़ के कहीं पे भी आप एडजस्ट कर सकते हो। एक तो यहाँ पे कुछ लॉस आएगा, देखो इतना मैं रिड्यूस कर दूंगा, 87 तो आराम से कर सकता हूँ, या दूसरा मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने भी इसको कर सकता हूँ, और तीसरा मैं डिविडेंड के सामने भी कर सकता हूँ, करेक्ट है। प्रॉफिट को लॉस के सामने मैं अपना प्रॉफिट कम दिखाऊंगा ना, उतना मेरे को टैक्स कम आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो 1,85,000 में से 87 तो यहाँ पे मैं रिड्यूस कर देता हूँ, तो ये नील हो गया पीजीबीपी, करेक्ट है। यहाँ पे कोई टैक्स नहीं देना। बचा हुआ 185 में से 87 रिड्यूस करने के बाद जो 98,000 बैलेंस बचता है ना, ये अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का, 1,85,000 में से 87,000 यहाँ पे रिड्यूस कर दिया। उसके बाद जो 98,000 का डिफरेंस बचा है, मैं सजेस्ट करूंगा जो मॉड्यूल ने किया है वो करो। मॉड्यूल ने इसको सेट ऑफ कर दिया है 2,50,000, जो कि आपको मॉड्यूल मतलब आरटीपी 2,50,000 के सामने 98,000 को क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, एडजस्ट कर दिया है। चाहो तो आप यहाँ पे 1,15,000 के सामने भी कर सकते थे। टैक्स के हिसाब से पर्पस से देखें तो क्या होगा, ये ज़्यादा लॉजिकल होगा 1,15,000 से, क्योंकि आपका जो इनकम होने वाला है वो अप्रॉक्सीमेटली 20% के सर्किल में आएगा। बट मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ कि जो मॉड्यूल में दिया हुआ होता है वही सब कुछ सही होता है। एग्जाम्पल देता हूँ,
मैं सीए फाइनल का वही एग्जांपल है, फर्स्ट अटेम्प्ट का एफआर का, अकाउंट्स का बात कर रहा हूँ। मैंने जब भी एग्ज़ाम दिया था ना, तभी नया नया पोर्शन चेंज हुआ था, ठीक है। उसमें मॉड्यूल में बहुत सारी चीज़ें गलत लिखी हुई थी, ऐसा सब टीचरों का मानना था, मुझे नहीं पता गलत थी या सही थी, पर बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि अकाउंट्स के सबसे बड़े खतरनाक अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, और बहुत अच्छे टीचर्स हैं नो डाउट। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक्चुअल कहीं से इंडेस वगैरह सब कुछ पढ़ा, और जो बेयर एक्ट वगैरह पढ़ा उस हिसाब से सब कुछ सिखाया स्टूडेंट्स को। और मेरे जैसे कुछ लोग थे जिन्होंने सेल्फ स्टडी किया था, हमने क्या किया, जो मॉड्यूल था वो रट लिया, भाई गलत है तो ठीक है, पर एक बार का तो पढ़ लेते ना भाई एग्ज़ाम के लिए। तो मुझे एफआर में अप्रॉक्सीमेटली एग्जाम्शन आया था, और वो टाइम पे वो जो जो भी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स थे उनके नहीं मार्क्स आए थे, मतलब पास भी नहीं हुए थे। तो मॉड्यूल इज़ बेस्ट ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग ने कहाँ से सेट ऑफ किया है, ये 98,000 को मैं भी बैठ के दिमाग लगा रहा था ऐसे क्यों किया है, बाद में मैंने बोला छोड़ो जाने दो, ठीक है। 98,000 को सेट ऑफ कर सकते हो आप कहाँ से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। तो ऐसा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर पे जाते हैं। मैंने मेजॉरिटी ऑफ एडजस्टमेंट सब कुछ कवर कर लिया है, अभी एक प्रेजेंटेशन बेटर कैसे कर सकते हैं ये मॉड्यूल से देख लेते हैं, ठीक है। देखो सैलरी का इनकम कंप्यूट किया था, 8,20,000 कंप्यूटेड था, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन रिड्यूस नहीं करना है। उसमें से 2 लाख का हाउस प्रॉपर्टी एडजस्ट कर दिया, 6.20 लाख, क्योंकि मैक्सिमम 2 लाख ही हो सकता है। तो 44,000 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना, 2,44,000 का लॉस था, 2 लाख सैलरी के सामने एडजस्ट कर दिया, 44,000 हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे सर, ठीक है। फिर शेयर फ्रॉम प्रॉफिट, जो पार्टनरशिप फॉर्म का प्रॉफिट हो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। 35 एडी का लॉस सिर्फ उसी हेड से क्या होगा, सेट ऑफ होगा। अगर स्पेसिफाइड बिजनेस का गेन होगा तो सिर्फ उसी से सेट ऑफ होगा। यहाँ पे सिंस कोई नहीं है तो सीधा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इनकम फ्रॉम टैक्स, तो ये नील हो गया, इधर तक क्लियर है। इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस 3,30,000 था, सबसे पहले करंट ईयर डेप्रिसिएशन रिड्यूस कर दिया, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस रिड्यूस कर दिए। 87,000 बचा, उसको कहाँ से, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन से हम लोग ने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो पीजीबीपी नील हो गया। कैपिटल गेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले ये 1,50,000 से लेके 1,50,000 सामने सामने सेट ऑफ कर दिया। उसका रीज़न था कि यहाँ पे 20% टैक्स रेट था, तो हम 10% भर देंगे भाई, 20% हम नहीं भरना चाहेंगे, तो हमने सेट ऑफ कर दिया। दूसरा जो 2,50,000 था उससे हम लोग ने क्या किया, 98,000 जो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन बचा था वो हम लोग ने क्या कर दिया, सेट ऑफ कर दिया। ये चाहे तो हम यहाँ पे भी कर सकते थे, ठीक है। फिर डिविडेंड पर नहीं, यहाँ पे ही अपने को करना है ज़्यादा आराम से भाई, कोई अब इतना ठीक है, कोई फ़र्क मेरे हिसाब से, आपकी इच्छा है आप और दिमाग लगा सकते हैं नो डाउट, पर मैं जितना समझता हूँ जो मॉड्यूल में दिया है वो कर लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जो एग्ज़ाम चेक करता है शायद उसके पास हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि वो लोग सजेस्टेड आंसर लेके बैठते हैं, और जो सजेस्टेड आंसर में जैसे जैसे लिखा होता है वैसा वैसा चेक करते हैं, वैसे वैसे लिखा है तो मार्क्स मिल जाता है। मे बी चेक करने वाला बहुत स्मार्ट हो तो वो समझ सके, पर ऐसा भी हो सकता है शायद वो ना हो। वो देखो, जो समझने वाला होगा वो भी ये तो लेके बैठेगा, और नहीं समझने वाला होगा वो सिर्फ यही लेके बैठेगा, तो भाई इसकी मान लो ना तो ये 98,000 सामने सेट ऑफ कर दिया, तो 1,52,000 आ गया। बाकी तो क्या 1,15,000 डिबेंचर है, तो जीटीआई अपना आ गया। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया रहेगा, क्वेश्चन आपको समझा रहेगा। अभी नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, ठीक है। और कौन कौन से लॉस कैरी फॉरवर्ड होंगे, एक तो स्पेसिफाइड बिजनेस का, एक हाउस प्रॉपर्टी का। दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। उदय शंकर करके एक आदमी है जिसकी उम्र है 67 ईयर्स, रिटायर हो चुका है पीएसयू से, 67 ईयर्स है, इंडिया का अगर रेजिडेंट है तो भाई ये सीनियर सिटीजन है। ही रिसाइड इन इंदौर मध्य प्रदेश, भाई इंडिया का रेजिडेंट है, इंडिया में ही रहता है, तो ये एज्यूम करते हैं भाई पूरा ज़िंदगी इधर ही रहता है पूरा साल, तो ये R&OR होने वाला है, ठीक है सर। He provides the following particulars of his income and certain payment investment for the previous year 2020। क्वेश्चन बड़ा ही इजी है। 80G अगर आपको आता है 80G, तो आपको ये क्वेश्चन में कुछ नहीं लगेगा। 80G नहीं आता तो डिफ़िकल्टी होगी। 80G कैसे करें सर, यूट्यूब पे पूरा मैराथन डाला है, उसमें कितना इन डिटेल सब समझाया है। 28 घंटे में पूरा टैक्स समझा दिया है, मॉड्यूल से रिवाइज करा है, पर इन डिटेल रिवीजन है। उस पे नीचे अगर आप कमेंट्स चेक करोगे तो सब ने ऐसा लिखा है कि हम लोग ने जितना पेड क्लास देके जितने कंसेप्ट नहीं समझे थे बेसिकली उससे ज़्यादा सिखाया। मतलब कंसेप्ट जितने भी मॉड्यूल में है हर चीज़ लाइन बाय लाइन रिवीजन है, वहाँ से देख सकते हो। पेंशन इनकम ऑफ ₹7.80 लाख,
आपको पेंशन मिला है, इसको सीनियर सिटीजन है, इनकम फ्रॉम सैलरी है, 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन रिड्यूस हो जाएगा 7.3 लाख रुपीज़, ठीक है। इंटरेस्ट फ्रॉम FD ऑफ ₹2,35,000 ग्रॉस है, इसका मतलब क्या है, इसमें से TDS कट के आया है पर इस पर TDS इंक्लूड है जो कि अपने को चाहिए। इसको स्टार मार्क करो क्योंकि यहाँ पे आप ना चाहते हुए भी गलती कर सकते हो। एक सेक्शन होता है 80TTB। अगर आप सीनियर सिटीजन हो, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, भले ही सेविंग बैंक पे मिल रहा है या कोई डिपॉजिट पे मिल रहा है, भले ही बैंक से मिल रहा है, कोऑपरेटिव बैंक से मिल रहा है, पोस्ट ऑफिस से मिल रहा है, तो आपको 50,000 रुपये तक का क्या मिल सकता है, डिडक्शन मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा। ये गलती होने के चांस है तो मैंने बता दिया। LIC प्रीमियम पे करता है 25,500 रुपया खुद की लाइफ के लिए। इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था 8/9/16 को, सम एश्योर्ड है 2,50,000। अगर आप 31 मार्च 12 के बाद पॉलिसी लेते हो तो आपको मैक्सिमम प्रीमियम का कितना डिडक्शन मिलता है, 10% ऑफ सम एश्योर्ड। तो 2,50,000 का 10% कितना होगा, 25,000 रुपया होगा। तो 25,000 रुपया आपको क्या मिल जाएगा, 80C में पहला डिडक्शन मिल जाएगा 25,000 रुपया। 80TT भी ऊपर देखा कितना, 50,000 रुपये, तो मैं लिख के रख देता हूँ। प्रीमियम भर रहा है 36,000 रुपया, 36,000 रुपीज़ चेक से हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, अपने खुद के लिए, वाइफ के लिए, जिसके जो दोनों सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 रुपये तक, 50,000 रुपीज़ तक आपको 80D में डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको 80D में 36,000 रुपीज़ का क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। 3,000 चेक से पे कर रहा है तो मिल जाएगा। 3,500 रुपये को कैश पे पेमेंट कर रहा है फॉर हेल्थ चेकअप, एंड 4,500 पे कर रहा है अपनी मदर के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। बेसिकली दोनों प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे का पेमेंट कर रहा है, खुद के लिए भी अपनी मदर के लिए भी। कैश में करे, चेक में करे, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अलाउड होता है पर मैक्सिमम 5,000 ही अलाउड होता है। 5,000 से ज़्यादा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप नहीं अलाउड होता। तो 80D में 5,000 रुपये यहाँ पे भी डिडक्शन मिल जाए, ठीक है। इंटरेस्ट भर रहा है 9,500 ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक फॉर MBA कोर्स परस्यूड बाय हिज डॉटर। अपनी बेटी के MBA के लिए लोन लिया था, उसके लिए 80E में आपको डिडक्शन मिल जाएगा 9,500 का। 95,000 डोनेट किया है चेक से इंस्टीट्यूशन फॉर पर्पज ऑफ 80G फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। 100% लिमिटेड वाली कैटेगरी है, करेक्ट है। लिमिटेड और अनलिमिटेड में क्या है, अनलिमिटेड में जितना आपने डोनेशन किया है पूरा आपको डिडक्शन मिलता है। 100% तो 100%, 50% की कैटेगरी तो 50% पूरा डिडक्शन मिलेगा। पर ये केस में लिमिटेड कैटेगरी में आपको कुछ लिमिटेशन के साथ क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। लिमिटेशन क्या है, ATI एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम में से आप मतलब टोटल इनकम में से क्या रिड्यूस करोगे, ग्रॉस टोटल इनकम में से सब डिडक्शन रिड्यूस कर दोगे एक्सेप्ट 80G वाले, तो वो आपका ATI आ जाएगा। और ATI का 10% ले लो और जो एक्चुअल अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है विच एवर इज लोअर, आपको उतना डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा, ऊपर इनकम कितना था, एक तो 7,30,000 था प्लस 2,35,000 था। 7,30,000 और 2,35,000 विच विल बी 9,65,000। इसमें से रिड्यूस करेंगे 50,000, 25,000, 36,000, 5,000 एंड 9,500। डेट विल बी 839,500। ये आपका क्या आ गया, ATI आ गया। अभी आपको क्या देखना है, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना किया। देखो PM केयर फंड्स में उसने 20,000 का कंट्रीब्यूशन किया है। ये तो 100% अनलिमिटेड कैटेगरी है, ये तो पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, देखने की ज़रूरत ही नहीं। ये जो है फैमिली प्लानिंग वो 100% लिमिटेड कैटेगरी है। तो यहाँ पे जो 95,000 ले लो पहला तो, और दूसरा 10% ऑफ ATI। 10% ऑफ ATI कितना बनेगा, 83,950। विच एवर इज लोअर 83,950। अगर 50% लिमिटेड में होता तो इसका 50% डिडक्शन मिलता, 100% है तो इतना पूरा 100% मिल जाएगा। तो इसमें से रिड्यूस करेंगे 80G को, एक तो 83,950 और दूसरा PM केयर फंड 20,000 रुपये। तो 839,500 में से 83,950 माइनस 20,000 डेट विल बी 7,35,550। देखते हैं आंसर मैच करते हैं।
7,35,550। आपको नोट्स वगैरह भाई, जैसे मैंने कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का पूरा सीरीज डाला है, वो क्वेश्चन में आपको डाउट होते हैं तो 10 के 10 क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे डाल दिए भाई करा के। तो आप हेल्प ले सकते हो, उसमें मैंने सब बताया, नोट्स कैसे लिखने का, क्या करने का, उसमें मैंने डिस्कस किया है। बार बार एक ही चीज़ डिस्कस करेंगे बड़ा हो जाएगा। 7,35,550, तो मैंने शॉर्ट में पूरा कंप्यूटेशन बता दिया कैसे आंसर आया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना, ये आपका स्कोप ऑफ टोटल इनकम का क्वेश्चन है, ठीक है। मिस्टर धीरज एक आदमी है जिसका एज है 48 ईयर्स, रेसिडेंट है इंडिया का, ठीक है। फर्निश करता है फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। सबसे पहले बात करते हैं, ही ऑक्यूपाइज ग्राउंड फ्लोर ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड हैज़ लेट आउट फर्स्ट फ्लोर ऑफ रेसिडेंट। सबसे पहले देख लेते हैं क्या निकालना क्या है। टैक्स निकालना है, टोटल इनकम निकालना है, तो अपने को आइडिया रहेगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्यूट हिज टोटल इनकम निकालनी है, टैक्स भी निकालना है of Mr. Dheeraj for AY 21-22 in a manner so that he can make a maximum tax saving। इसका मतलब क्या है, आपको दोनों तरीके से निकालना है। 115 BAC के तरीके से भी निकालना है, नॉर्मल तरीके से भी निकालना है, ठीक है। ये पर्टिकुलर सम के लिए मेरी स्पीड काफ़ी फास्ट रहेगी, नहीं तो मैं 1 घंटा भी लगा सकता हूं, पर वो फिर पर्पस डिफीट होगा। हर एक चीज़ का मतलब समझा दूंगा, पर प्रैक्टिस आप खुद करोगे। मैं लिखूंगा नहीं ज़्यादा यहाँ पे बैठ के, पर आपको हर चीज़ें फटाफट समझाते जाऊंगा, ठीक है। ही ऑक्यूपाइज, क्योंकि इसमें AMT भी आएगा, 115 BAC भी आएगा, नॉर्मल प्रोविजंस भी आएंगे, तो सम का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं लिखने जाऊँगा। ग्राउंड फ्लोर पर उसका प्रॉपर्टी है रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, जो उससे लेट आउट किया है। फर्स्ट फ्लोर फॉर रेसिडेंशियल यूज़, ठीक है। 3,34,000 में ही पेड म्यूनिसिपल टैक्स फॉर 30,000 फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। बोथ दीज फ्लोर्स आर ऑफ इक्वल साइज। मतलब क्या है, एक घर है जिसके 2 फ्लोर है, ऊपर वाला फ्लोर है, नीचे वाला फ्लोर है। एक रेंट आउट कर दिया है, एक में वो रह रहा है। जो रेंट आउट किया है उसका पूरे साल का रेंट कितना आ रहा है, GAV समझते हैं, 3.34 लाख आ रहा है, ठीक है। म्यूनिसिपल टैक्स 30,000 पे किया है, जो कि दोनों प्रॉपर्टी के रिलेटेड है। तो ये जो आपका लेट आउट है उसके लिए कितना, 15,000 रुपये का म्यूनिसिपल टैक्स है। 30,000 डिवाइड बाई 2, बिकॉज दोनों इक्वल है वैसे भी। तो ये आपका क्या आ जाएगा, NAV आ जाएगा। तो मैं अभी कैलकुलेट कर लेता हूँ, -15,000, 3.19 लाख। एज पर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, बैंक ने क्या बोला है, उसने 1,80,000 रुपये का इंटरेस्ट पे किया है और 95,000 टवर्ड प्रिंसिपल रीपेमेंट किया है। ये 80C में चला जाएगा, ये 24 में डिडक्शन आपका मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक सबसे पहले ये 3,19,000 का आपको 30% तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, दैट इज़ 95,700, और आपका 1.80 लाख विल बी इंटरेस्ट का अमाउंट। अगर आपका लेट आउट प्रॉपर्टी है तो उसमें पूरा इंटरेस्ट आपको क्या होता है, अलाउड होता है, ठीक है। 3,19,000 माइनस 95,700 माइनस 1,80,000, दैट विल बी 43,300 योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर है? अभी तक जो दिख रहा है, कुछ और आएगा तो एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है सर। तो ये मैं मिटा रहा हूँ, 43,300 योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आगे देखेंगे। फिर थर्ड पॉइंट पे आते हैं। 2 पॉइंट हम लोग ने देख लिए, पहला और दूसरा। थर्ड पॉइंट में देख रहे हैं, ही ओन्स अ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इन SEZ। SEZ का एक ऊपर क्वेश्चन किया था, हैड कमेंस ऑपरेशन 18-19 में किया है। मतलब क्या है, फर्स्ट 5 ईयर में है। टोटल टर्नओवर कितना है, 400 लाख है। 120 लाख उसमें से एक्सपोर्ट टर्नओवर है, 120 लाख। द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फुलफिल ऑल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 10AA। सब 10AA का कंडीशन फुलफिल हो रहा है। प्रॉफिट 45 लाख है, प्रॉफिट 45 लाख है, 120 एक्सपोर्ट है, 400 टोटल है। तो 45 इंटू 120 डिवाइड बाय 400 विल बी 13.5। तो पहले हम लोग इनकम साइड में ये इनकम लिख देंगे जो भी बिजनेस का है, उसमें से नीचे जाके 10AA में डिडक्शन मिल जाएगा 13.5 का। तो रिमेनिंग आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है? ये 10AA का प्रोविजन हो गया। चौथे पॉइंट, he employed 20 new employees for the said industrial undertaking during the previous year 2021। नए एम्प्लॉय हायरिंग की है। 80JJAA करके एक सेक्शन था, पता है डिडक्शन का। आउट ऑफ 20 एम्प्लॉयज 12 वर एम्प्लॉयड ऑन 1 May 2020 on monthly emoluments of 18,000 and remaining was employed on 1 August 2020 on monthly emoluments of 12,000। दोनों का 20,000 से कम है तो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, डिडक्शन मिलेगा।
एम्प्लॉय जो है वो आरपीएफ में पार्टिसिपेट भी करते हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं। तो 80JJAA में 20 एम्प्लॉय है, सबसे पहले 12 एम्प्लॉय फिर 8 एम्प्लॉय लाए। 12 एम्प्लॉय का सैलरी है कितना, 18,000 रुपया। कितना मंथ काम किया, मई से ज्वाइन किया है तो 11 मंथ काम किया है, करेक्ट है। 8 एम्प्लॉय ने कितना मंथ काम किया है, एमोल्यूमेंट है 12,000 रुपया। कितना मंथ काम किया है, अगस्त में ज्वाइन किया ना, तो अप्रैल मई जून जुलाई नहीं किया, 4 महीना, तो 8 महीना काम किया है। तो दोनों का कितना होता है, सबसे पहले 12 इंटू 18,000 इंटू 11 विल बी 23,76,000 और 8 इंटू 12,000 इंटू 8 विल बी 7,68,000। तो 31,44,000 आएगा, उसका 30% आपको डिडक्शन मिल जाएगा, तो 943,200 विल बी योर डिडक्शन का अमाउंट। साथ में कैलकुलेट करो, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, कंसेप्ट आपको पता है। 30% ऑफ योर न्यू एम्प्लॉय का जो कॉस्ट होता है उसका डिडक्शन मिल जाता है 80JJAA में। यहाँ पे सैलरी जो प्रिस्क्राइब्ड है उससे कम मिल रहा है, आरपीएफ में कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, और भी कोई रेस्ट्रिक्शन उनके डेट का नहीं लग रहा कि इससे कम दिन काम किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। पांचवा, ही अर्न 30,000 एंड 45,000 एज ए इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक एंड एफडी। 30,000 उसको कहाँ मिला है, सेविंग बैंक में मिला है, 45,000 उसको मिला है एफडी में, तो इसमें 80 TTA का डिडक्शन मिल जाएगा 10,000 रुपये, ठीक है। ही ऑल्सो सोल्ड इज वैकेंट लैंड ऑन 1 December 2020 ऑन 13 लाख। 13 लाख में उसने क्या किया है, एक प्रॉपर्टी बेचा है। एचडीवी कितना है, 14 लाख है। तो अपने को सबसे पहले देखना है क्या 13 लाख 110% से ज़्यादा है, क्या 13 लाख 110% से ज़्यादा है। 14 लाख क्या 13 लाख के 110% से ज़्यादा है, नहीं है। तो ये 13 लाख जो है ये आपका क्या बन जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा, माइनस कॉस्ट। कॉस्ट क्या रहेगा, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल दिया हुआ है 4.8 लाख, स्टैम्प ड्यूटी दिया है 4 लाख, ठीक है। और एक्चुअल कॉस्ट कितना था, 2.8 लाख। तो देखो एक्चुअल कॉस्ट कितना है, 2,80,000 है। पहले क्या देखा जाता था, कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर, एफएमवी है, पर अभी एफएमवी को कंपेयर करेंगे एसडीवी के साथ, दोनों में से लोअर। एसडीवी कितना है, 4 लाख, तो 4 लाख आपका कॉस्ट माना जाएगा, मल्टीप्लाई बाय इंडेक्सेशन 301 डिवाइड बाय 100, तो 4 इंटू 301 डिवाइड बाय 100 विल बी 12.04 माइनस 13, कुछ 96,000 आएगा कैपिटल के, ठीक है सर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रजिस्ट्रेशन एक्सपेंस दिया हुआ है, पर आप बोलोगे कि सर ये तो आपने वो कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर में से लेस ही नहीं किया ट्रांसफर एक्सपेंस पे। ये नहीं होगा क्योंकि ये परचेज के टाइम खर्चा किया था, सेल्स के टाइम नहीं किया है। और 7वें पॉइंट की बात करें तो उसने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 49,000 टुवर्ड LIC पॉलिसी ऑफ हिज सन हु इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन दैट। अगर आप 80C में डिडक्शन की बात करते हो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको मिलेगा, आपके स्पाउस को मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा, डिपेंडेंट हो नहीं हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 49,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा 80C में। 80C में एक ऊपर प्रिंसिपल रीपेमेंट का डिडक्शन मिलेगा, एक 80 TTA में 10,000 का डिडक्शन मिलेगा। इतना क्लियर है। तो फटाफट आंसर पे आते हैं, क्या जो जितनी कैलकुलेशन हमने की है क्या उतनी सही है, सबसे पहले वो देख लेते हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आगे समझाता हूँ और क्या कर सकते हैं। सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम लोग ने कितना निकाला था, 43,300, करेक्ट है। फिर SEZ का इनकम है आपका 45 लाख, उसमें से नीचे आपको डिडक्शन लेना पड़ेगा, फॉर्मेटिंग ध्यान से समझ लेना, नीचे 10AA का डिडक्शन लेना पड़ेगा 13,50,000 जो हम लोग ने निकाला था, ठीक है, सही है सर। फिर बात करें कैपिटल गेन 96,000 आया था, तो कैपिटल गेन इज 96,000। फिर आपका दो इंटरेस्ट का इनकम था 30,000 और 45,000, दैट इज 75,000। तो यहाँ तक अपना एकदम परफेक्ट है। उसमें से डिडक्शन मिलेंगे, सबसे पहले ATC हाउसिंग लोन का रीपेमेंट, दूसरा LIC का पेमेंट। 80JJAA 943,200 जो कि आपको मिलेगा, 943,200 ही अपना भी आया था। 80TTAA 10,000, तो आपका नेट कितना आएगा, 10,97,200 डिडक्शन आ जाएगा और इनकम आ जाएगा 22,00,000
67,100। कैलकुलेशन आप करो साथ में बैठ के, मेरा काम है समझाना यहाँ पे, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं कैलकुलेट करूँगा। अभी इसमें देखो, एक तो 96,000 इनकम है जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, नॉर्मल वाला 112 वाला, तो इस पर 20% टैक्स लगेगा। और इसको छोड़ के 96,000 को छोड़ के जो बचा हुआ इनकम है 67,100 माइनस 96,000 दैट इज 21,71,100, उसके ऊपर आपका क्या लग जाएगा, स्लैब लग जाएगा नॉर्मल वाला। तो 96,000 पे 20% विल बी 19,000 और स्लैब के हिसाब से इतना टैक्स आएगा। टोटल टैक्स है 483, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगा। इतना क्लियर है? यस सर, इतना क्लियर है। अभी नेक्स्ट क्या करना है, देखो कहीं पे भी क्वेश्चन कभी जिंदगी में नहीं बोलेगा कि आपको एएमटी को चेक करना है। एएमटी क्या होता है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स होता है। नहीं पता तो यूट्यूब का वीडियो एक्सप्लेन किया हुआ है 15 मिनट में, बहुत अच्छे से। ज़िंदगी में जो भी डाउट है एएमटी के रिलेटेड निकल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में है, लिंक देख सकते हो। उसमें क्या बोला जाता है, कंपनी को छोड़ के, कंपनी पे मैट लगता है, बाकी सब एसएससी पे एएमटी लगता है। उसमें ऐसा बेसिकली बोला गया है कि अगर आप कौन हो, कंपनी को छोड़ के कोई एसएससी हो, तो मिनिमम आपको 18.5% टैक्स तो देना ही पड़ेगा। किसका, एटीआई का। एटीआई का 18.5%। ये एटीआई 80G वाला नहीं है, दूसरा एडजस्टेड टोटल इनकम है। तो एटीआई कैसे पता चले सर, एएमटी निकालना कब है, जब कभी आपको 35AD वाले ट्रांजैक्शन दिखे, वो 14 बिजनेस होते हैं ना, तो सतर्क हो जाना, सावधान हो जाना कि भाई अपने को क्या करना है, एएमटी निकालना है। दूसरा 10AA कभी जिंदगी में दिखे तो सावधान हो जाना कि भाई अपने को क्या निकालना है, एएमटी निकालना है। तीसरा, कोई भी रेवेन्यू बेस्ड डिडक्शन दिखे जिसमें 80JJAA सिर्फ सीए इंटर के काम का है, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ वही सेक्शन है। अगर ये 3 सेक्शन कहीं कंप्यूटेशन के इनकम में दिखे तो सावधान हो जाना बहुत अच्छे से कि अपने को एएमटी सॉल्व करना है। एएमटी क्या बोलता है, जो एडजस्टेड टोटल इनकम है उसका 18.5% क्या कर दो, टैक्स भरो, मिनिमम इतना भरो। तो अपने को देखना है ये जो टैक्स आ रहा है जो हम लोग ने निकाला है वो, और एटीआई का 18.5%, दोनों में से जो हायर है, मतलब कम से कम उतना तो देना ही पड़ेगा, या तो ये या तो वो, दोनों में से ज़्यादा है उतना देना पड़ेगा। अगर ये कम है, एएमटी वाला टैक्स ज़्यादा आएगा तो वो देना पड़ेगा, और जो ज़्यादा दोगे उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो 35AD तो नहीं है, 10AA है बिल्कुल है, 80JJAA है बिल्कुल है। जो अपन ने टोटल इनकम निकाला उसमें ये दोनों हम क्या कर देंगे, वापस ऐड कर देंगे और उसका 18.5% निकालेंगे। वो कंसेप्ट पूरा मैंने समझाया है, वहाँ से अच्छे से देखोगे 10 मिनट में समझ जाएगा। 22,67,100 नॉर्मल इनकम था, उसमें हम लोग ने क्या किया, 10AA का डिडक्शन जो लिया था, जो डिडक्शन लिया था वो ऐड कर दिया, और 80JJAA का डिडक्शन लिया था वो ऐड कर दिया। 45,60,000 आ गया, उसका 18.5% टैक्स निकाल दिया, उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दिया 4%। तो टोटल टैक्स कितना आ गया, इतना आ गया राउंड ऑफ करके। अभी ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, ऑब्वियसली बात है, 8,77,000 ज़्यादा है, तो ये हम लोग को भरना पड़ेगा। और इसका जो डिफरेंस है दोनों का, वो आपको क्रेडिट मिल जाएगा, बाद में आप यूज़ कर सकते हो उसको। तो ये नीचे नोट क्रेडिट के बारे में लिखा है, आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो पहला पार्ट एक क्वेश्चन का खत्म हो जाता है, जो कि बहुत बड़ा था। पार्ट 2 में कुछ नहीं, पार्ट 2 में सिंपल सी बात है, अभी 115 BAC के हिसाब से टैक्स रेट निकालना है। 115 BAC में और इसमें डिफरेंस क्या है, अभी देखो हाउस प्रॉपर्टी में पहला डिफरेंस है, और एक ही हेड में डिफरेंस है। देखो अपना कौन कौन से हेड है, इनकम फ्रॉम सैलरी तो है नहीं, हाउस प्रॉपर्टी वाला हेड है जिसमें एसओपी प्रॉपर्टी है और उसमें इंटरेस्ट भी है, करेक्ट है। तो जितना वो इंटरेस्ट का पार्ट रहेगा, एलओपी का इंटरेस्ट अलाउड होगा, एसओपी का अलाउड नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, एड बैक करना पड़ेगा। कैपिटल गेन में 115 BAC और नॉर्मल में कोई डिफरेंस होता ही नहीं है। अदर सोर्सेस में कुछ ऐसा मेजर डिफरेंस, वो माइनर की इनकम का डिफरेंस होता है या फिर अपना फैमिली पेंशन वाला होता है, वो यहाँ पे कुछ है नहीं। तो ये तो कुछ डिफरेंस नहीं है। मेन डिफरेंस फिर डिडक्शंस में आएंगे। डिडक्शन में आपका ये सब जितने भी डिडक्शन 80C 80 TTA वाले नहीं मिलते 115 BAC में, सिर्फ 80JJAA मिलेगा, और एक 80CCD का एक सबसेक्शन वाला पार्ट मिलता है, वो अपना रिलेशन ये क्वेश्चन में नहीं है। एक 80JJAA रिड्यूस करेंगे और कुछ रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो कैसे प्रेजेंट किया है, देखो जो पहले ग्रॉस टोटल इनकम था, वापस ऊपर आता हूं मैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो ग्रॉस टोटल इनकम है, ये तो नॉर्मल प्रोविजन में और 115 BAC वाले प्रोविजन में सेम ही रहेगा। सिर्फ एक चीज ऐड हो जाएगी, इंटरेस्ट वाला पार्ट एसओपी का,
करेक्ट है। तो ये वाला चीज़ ऐड हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ गया, GTI आ गया। इसमें से 80JJAA अगर हम रिड्यूस कर देते हैं तो आपका क्या आ गया, टोटल इनकम आ गया एज पर 115 BAC। और फिर उसके बाद आप क्या करो, स्लैब लगा दो। स्लैब वो नॉर्मल वाला 2.5 लाख तक कुछ नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख कितना, 5%, 5 लाख से 7.5 लाख 7.5 लाख 10%, 7.5 लाख से 10%, जो भी वो वाला स्लैब है 5% बढ़ाते जाओ, और 2.5 लाख 2.5 लाख क्या करो, बढ़ाते जाओ। यार ये न्यूज़ बंद कैसे होता है यार ये बार बार आ जाता है। वॉच लिटिल गर्ल मीट्स पायलट, नहीं देखना भाई। ठीक है, सॉरी। तो मैंने क्या बताया समझा ना, तो यहाँ पे वापस मैं आपको बताता हूँ। GTI नॉर्मल ले लिया, उसमें हम लोग ने SOP वाला पोर्शन जितना था ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, LOP वाला नहीं, सिर्फ SOP वाला, वो क्या कर दिया यहाँ पे एड बैक कर दिया 90,000। तो 48,04,300 आ गया। उसमें से डिडक्शन 80JJAA वाला नॉर्मली रिड्यूस कर दिया, तो 943,200 विल बी योर डिडक्शन, और नेट ये था आपका इनकम आ गया। और इसके ऊपर आप ये सेम टैक्स निकाल दो 112 का। तो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट और बी पार्ट, दो पार्ट दिए हैं। ए पार्ट बेसिकली PGBP से है, और बी पार्ट है रिटर्न ऑफ इनकम से, रिटर्न फाइलिंग से। मिस्टर अयांस का एज है 35 ईयर्स, इंडिया का रेजिडेंट है, गारमेंट में डीलर है। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2021 उसका टर्नओवर था 1,50,00,000, जिसमें से 105 में से 15 लाख और 90 लाख। 15 लाख उसको अकाउंट पे चेक से पेमेंट आया है, और बैलेंस कैश से पेमेंट आया है। अयांस ने क्या किया है, 115 BAC नहीं लिया है, नॉट। What would be your advance to Ayans relating to the provision of advance tax with its due date along with the amount payable, assuming that he wishes to make maximum tax saving without getting his books of accounts audited? एडवांस टैक्स बेसिकली जितना आपको भरना होता है, आपका टैक्स अप्रोक्सीमेटली उतना भर देना होता है, नहीं तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। करेक्ट है। सबसे पहले ये 44 AD ले रहा है, इससे पता ही चल रहा है 44 AD है। तो 15 लाख का 6% और 90 लाख का 8%, ये आपका इनकम होगा। 15 लाख का 6% विल बी 90,000, और 90 लाख का 8% विल बी 7,20,000 प्लस 7,20,000, 8,10,000 रुपये इनकम है। फर्स्ट 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं है। नेक्स्ट 2,50,000 टू 5 लाख कितना, 12,500 नॉर्मल पर्सन है। और उसके बाद 8,10,000 माइनस 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 20%, 62,000 प्लस 12,500, 74,500 प्लस 4% सेस। तो इतना 10,000 रुपये से ज़्यादा है, तो इतना टैक्स देना पड़ेगा। सिंस वो 44 AD ऑप्ट कर रहा है, तो उससे क्या पता चलता है, इसको सिर्फ एक एडवांस टैक्स का इंस्टॉलमेंट देना है, ना कि 4 इंस्टॉलमेंट देने। और एक इंस्टॉलमेंट कब तक दे देना है, 15 मार्च तक दे देना है, जो उसका ड्यू डेट है, और बाकी नहीं देना, क्योंकि प्रिजम्पटिव बेसिस वालों को सिर्फ एक ही आपको देना होता है एडवांस टैक्स का इंस्टॉलमेंट। सिंपल सा क्वेश्चन था। पार्ट बी पे आता है, कैन मिस्टर रघुराम फाइल हिज रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 बिलेटेडली अंडर सेक्शन 139(4)। 139(4) में बिलेटेड रिटर्न जाता है। बिलेटेड रिटर्न का मतलब क्या होता है, बिलेटेड रिटर्न का मतलब होता है बेसिकली आपने ड्यू डेट के अंदर अंदर रिटर्न फाइल नहीं किया, तो अभी क्या कर रहे हो आप, बाद में ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल कर रहे हो। कब तक ड्यू डेट के बाद फाइल कर सकते रिटर्न, या तो एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, जो कि आपका होगा ये केस में 31 मार्च 22, या फिर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, जो कुछ दिया नहीं है। If he has to file said return on or before the due date of return filing, assessment year 21-22 due to inadvertent reason, कुछ भी हो सकता है। Also specify the consequence of non filing of return। तो यहाँ पे लिखा है क्या वो 139(4) का रिटर्न जो है वो प्रीवियस ईयर 22-23 में फाइल कर सकता है। पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा है, अगर रिटर्न नहीं फाइल करेगा तो क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। रिटर्न फाइलिंग वाले चैप्टर में 2 कॉन्सिक्वेंस लिखे हैं, एक तो 234A का इंटरेस्ट लगेगा, एक 234F की फीस लगेगी। प्रोविजंस आपको पता है, फीस में 5,000 फीस लगेगी अगर दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर दिया, उसके बाद करोगे तो 10,000 रुपया फीस लगेगा। अगर आपका इनकम 5 लाख रुपये तक है तो वो 1,000 ही फीस लगेगा। इंटरेस्ट 1% पर एनम
1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट जो आपका टैक्स का है कब तक लगेगा, जब तक आप रिटर्न नहीं फाइल कर देते। और इसके अलावा आपके बहुत सारे ऐसे लॉसेस है जो हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करने देंगे। करेक्ट है। लॉस एक तो अनअब्जॉर्ब्ड एप्रिसिएशन और एक लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सिर्फ ये दो ही कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, अगर नहीं रिटर्न फाइल किया तो उसके कॉन्सिक्वेंस हो जाएंगे। और कब प्रीवियस ईयर 22-23 में क्या हम कर सकते हैं रिटर्न बिलेटेड फाइल, नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि आप मैक्सिमम 31 मार्च 22 तक ही कर सकते हो, जो एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है। 22-23 स्टार्ट ही 1 अप्रैल 22 से होता है। करेक्ट, तो नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। सबसे पहले आयांश जो है वो ये सब चीज़ें हैं, तो वो ऑप्ट कर सकता है प्रिजम्पटिव से 90,000 और 7,20,000 8,10,000 उसका आ जाएगा। तो टैक्स भर देगा उस पर कितना, 77,480 आफ्टर एडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो उसके हिसाब से इतना उसको एडवांस टैक्स भरना है बिफोर 15 मार्च। ठीक है। हाउएवर एनी अमाउंट बाय वे ऑफ एडवांस टैक्स ऑन और बिफोर 31 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वो भी क्या माना जाएगा, एडवांस टैक्स ही माना जाएगा। मतलब 31 मार्च से पहले पहले जो भी तुम भर देते हो प्रीवियस ईयर में टैक्स, असेसमेंट में नहीं प्रीवियस में, तो आपका एडवांस ही माना जाएगा। बी में क्या लिखा है, आपका बिलेटेड रिटर्न कब तक फाइल हो सकता है, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। ये केस में 31 मार्च 22 तक फाइल कर सकते हो, उसके बाद करोगे तो नहीं चलेगा। तो आप उस हिसाब से प्रीवियस ईयर 22-23 में नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार्ट ही 1 अप्रैल से होता है। कॉन्सिक्वेंस क्या है, इंटरेस्ट लगेगा, फीस लगेगी और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो हो गया आपका आरटीपी इनकम टैक्स का। हर एक चीज़ डिस्कस की है, कम टाइम में की है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्लास में डूब डूब के पढ़ देते हैं, बहुत हो गया। यहाँ पे पढ़ना होता है, प्रैक्टिस आपको बहुत करना पड़ेगा। पर इसमें क्या होगा, मैं एकदम इन डिटेल लिख लिख के बताऊँगा ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होगी कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। और ये पीरियड में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कोई भी यही बोलेगा कि टाइम है, टाइम से इम्पॉर्टेंट चीज़ कोई नहीं है। एग्ज़ाम वाले 1-2-3 महीना जो भी बचता है उसमें, तो टाइम का सही से यूज़ करो। सोशल मीडिया को जितना कम हो सकता है उतना कम कर दो। टैक्स सेंटर भी कम चलाओ, कोई टैक्स सेंटर का भी इंस्टाग्राम पे बहुत अपडेट आती है, वो आप मेरे से व्हाट्सएप पे मांग लो, मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सोशल मीडिया से दूर रहो, यूट्यूब देखो, उसमें लेक्चर्स जितने हैं वो देखो, थोड़ा बहुत गाने वाना सुन लिया, ठीक है। बाकी पढ़ते रहो, ठीक है। चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। और कुछ चाहिए रिलेटेड टू एग्ज़ाम तो कमेंट में बताओ। आपके कमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि मुझे पता चल सके। मुझे कैसे पता चलेगा भाई तुमको क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मेरे दिमाग में रहेगा तो 90% चांस तो ये रहेगा ना, मैं बना दूंगा। अगर मुझे पता ही नहीं चलेगा एज ए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव कि अभी एग्ज़ाम के पहले उनको एग्जैक्ट चाहिए क्या, और कमेंट से ही एक ही रास्ता है जिससे मुझे पता चल सकता है, तो आप डालो तो ट्राई कर सकता हूँ मैं पूरी बनाने की। थैंक्स अ लॉट।